नमस्कार। आंदोलन के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष पूरी दुनिया भर की मानवता के लिए बहुत खराब वर्ष के रूप में गुजरा है। शुरुआत के दिनों में इस देश के लोगों को दिल्ली के दंगों को भुगतना पड़ा। उसके बाद जो हाल हुआ कोरोना की आपदा के बाद, खास तौर से उसने इस देश और पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा परेशान किया, व्यथित किया, विचलित किया। और कोरोना को, महामारी को एक अवसर मानने की समझदारी के चलते इस देश के हुक्मरानों ने जिस तरीके की नीतियां बनाई, जिसके नतीजे के रूप में लगभग 4.5-5 करोड़ लोगों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल यात्रा करनी पड़ी, वापसी की। मानव इतिहास में इससे बड़ा पलायन शायद ही कभी हुआ होगा, वो भी पांव पांव चलते हुए। 1.5 सैकड़ा लोगों से ज्यादा लोगों ने इस दौरान दुर्घटना में अपनी जिंदगी गंवाई। और इसी दौरान, जैसा कि कहा गया, विश्व बैंक और अमेरिका में पढ़कर आए हमारे नीति आयोग के सीईओ साहब ने जैसा कि फरमाया था कि इस महामारी को एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए इस तरह के कानून बनाए जाने चाहिए जो कानून सामान्य स्थितियों में नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने ये भी फरमाया था कि ये समय हमारे लिए बहुत अनुकूल है कठोर और कड़वे फैसले लेने का। क्यों? क्योंकि इसके बाद, इस दौरान लोग उसके खिलाफ आंदोलन नहीं कर सकेंगे, लोग उसके खिलाफ सड़कों पर नहीं आ पाएंगे। और उसके नतीजे में उन्होंने बहुत भयानक तरीके से इस देश के संविधान, इस देश के लोकतंत्र और इस देश की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। हमारा विषय चूंकि केवल किसान है और अब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथी और जुड़ने वाले हैं इससे, इसलिए मैं केवल पृष्ठभूमि के रूप में 2-3 बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं कि इस पूरे दौर में उनकी चिंता में देश नहीं रहा। उनकी चिंता में इस कोविड की वजह से जो 14-15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए वो नहीं रहे। उनकी चिंता में इस कोविड की वजह से, जो इस कोविड-19 की वजह से जो बहुमत जनता के आहार का जो संतुलन बिगड़ गया था, उनका भात, उनकी दाल, उनकी रोटी, उनके चावल जिस तरीके से कम हो गए थे, वो लोग उनकी चिंता में नहीं रहे। उनकी चिंता में केवल रहे मुकेश अंबानी, जो अचानक 10वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंच गए। उनकी चिंता में रहे अडानी, जिनके लिए रेल बेच दी गई, बीएसएनएल बेच दिया गया, भेल बेचने की तैयारी चल रही है, तेल बेच दिया गया। कुल मिलाकर ये कि ये एक ऐसी महामारी थी जिस महामारी में कोविड-19 की वजह से जितना विनाश नहीं हुआ, उससे ज्यादा विनाश सरकार की ओर से किया गया। एक नए तरीके की अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी गई। निशाने पर केवल अवाम नहीं था, निशाने पर लोकतंत्र और संविधान भी था। लेकिन सब कुछ हुक्मरानों के चाहने भर से नहीं होता, सबसे ताकतवर जनता होती है। तो इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद भी, इन सारी सख्तियों और बंदिशों के बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में लोग निकल कर आए, सड़कों पर निकल कर आए। इस देश ने दुनिया की वो सबसे बड़ी हड़ताल देखी, जो इस देश में इन नीतियों के विरुद्ध 20वीं हड़ताल थी, 20वीं अखिल भारतीय हड़ताल थी, नवंबर महीने की 26 तारीख को। उस हड़ताल में तकरीबन 25 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसमें एक यूनियन को छोड़ के बाकी सारी यूनियनें शामिल हुई। और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से ऐलान किया कि वो सरकार की इन नीतियों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस दौर में एक ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जो भारत के इतिहास में इससे विराट संग्राम, इतने लंबे समय तक चलने वाला संग्राम आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। और वो लड़ाई है
किसानों की लड़ाई, जो आज 38वें दिन भी दिल्ली की बॉर्डर पर बैठे हुए और पूरी तरीके से संकल्पबद्ध होकर यहाँ पर तैनात है कि वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, लौट कर नहीं जाएंगे। ये एक बड़ी लड़ाई है, और ये केवल बड़ी लड़ाई नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर लड़ाई भी है। किस लिए आए हैं ये किसान, किन के लिए लड़ रहे हैं किसान? इस सवाल पर आने के पहले जरा हम जान लें कि किस तरह लड़ रहे हैं किसान। अभी जब मैं दिल्ली में बैठ के बातचीत कर रहा हूं, उस वक्त कल रात के 11 बजे के बाद से दिल्ली के चारों तरफ बारिश हुई है, जहां 3.5 से लेके 4.5 लाख तक किसान जिन 5 बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, अभी 6वीं बॉर्डर भी खुल गई है, उन 5 बॉर्डर्स पे इस बारिश ने कहर ढाया है। 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान था, वो पानी की वजह से, बारिश की वजह से, पानी के भर जाने की वजह से एक और भी नई तरीके की ठंडक के रूप में तब्दील हो गया। इसके बाद भी जमे हुए किसान, वो मकानों में नहीं रह रहे, वो होटलों में नहीं रह रहे, उनके लिए कोई विशेष बंदोबस्त नहीं है। वो अपनी ट्रैक्टर लेकर आए हैं, अपनी ट्रॉली लेकर आए हैं। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं आए, रेलगाड़ियों से आए हैं, ट्रकों में बैठकर आए हैं, एक टेंट लगा लिया, एक शामियाना उन्होंने कपड़े का, उस पर कहीं पर पॉलिथीन डाली गई है, ठंड नहीं बच रही है, अलाव लगाकर बैठे हुए हैं। इसके बाद भी बैठे हुए हैं, और न केवल बैठे हुए हैं बल्कि वापस जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि उनके उन बुनियादी सवालों पर बातचीत करके फैसला नहीं ले लिया जाता। 50 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक, जिनमें 3 आत्महत्याएं भी। 47 लोगों की मौत इन ठंड की वजह से, इतनी दारुण परिस्थितियों में बैठे रहने की वजह से हुई है। उनमें नौजवान भी हैं, उनमें बुजुर्ग भी हैं। आज सुबह के वक्त ही गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान ने, जो कश्मीर सिंह जी नाम के एक किसान थे, उत्तराखंड के रामपुर से आए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली और बाकायदा सुसाइड नोट में ये लिख कर गए कि मेरी आत्महत्या की वजह मोदी सरकार की, नरेंद्र मोदी की नीतियां हैं। लोग अपना जीवन त्याग रहे हैं। ऐसे डर की क्या बात है? ऐसा क्या भयावह हो गया है जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा बेचैन है कि अपने घरों को छोड़ के, अपने गांवों को छोड़ के दिल्ली की बॉर्डर्स में बैठे हुए ये मांग करते हुए कि हमें दिल्ली में घुसने की अनुमति दीजिए, हमें जंतर मंतर तक जाने की अनुमति दीजिए, हमें रामलीला मैदान में बैठने की अनुमति दीजिए, हमें सरकार के सामने, अपने देश की राजधानी की, अपने देश की पार्लियामेंट के सामने बैठने की अनुमति दीजिए। क्या वजह है? और क्या वो केवल किसानों की वजह है? क्या उससे केवल किसानों की ही चिंता में वो बात होनी चाहिए जिसके लिए वो यहां पर बैठे हैं? नहीं, भारत के किसान एक ऐसा संग्राम लड़ रहे हैं जो संग्राम केवल खेती और किसानी को बचाने के लिए नहीं है, जो संग्राम केवल उनकी अपनी जिंदगानी को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि वो संग्राम इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश भर के भविष्य को प्रभावित करेगा, उपभोक्ता को प्रभावित करेगा, नागरिक को प्रभावित करेगा, मध्यम वर्ग को प्रभावित करेगा, मेहनतकश जनता को प्रभावित करेगा। ये सब कुछ तबाह कर देने वाले कानून है। किन मांगों के लिए लड़ रहा है? उनकी केवल 3 मांग है। उन 3 मांगों में से पहली मांग तो यह है कि ये जो खेती किसानी के 3 कानून लाए गए हैं, इन कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, रिपील होनी चाहिए, संशोधन नहीं चाहिए, कोई काटछाट नहीं चाहिए, इनकी पूरी तरीके से वापसी चाहिए। क्यों वापसी चाहिए? इनसे क्या बिगड़ने वाला है देश का? पहला कानून है जिस पर इस देश के किसानों की बहुत गंभीर आपत्ति है, और वो कानून है कि इस देश में जो कृषि मंडियां थी, उन कृषि मंडियों को पूरी तरीके से खत्म कर देने के बंदोबस्त कर लिए गए। सरकार ने नारा दिया था एक देश एक मंडी, लेकिन इस कानून के तहत पूरे देश भर में एक देश और 2 मंडी बनने वाली है। एक मंडी बनेगी वो जो एपीएमसी के तहत
इस देश में 1960 में बनाई गई थी। और 1960 में बनाते वक्त उस वक्त ये कहा गया था कि चूंकि किसान अपनी फसल को बेचने के लिए जब बाजार में जाता है तो साहूकार और व्यापारी उसको पहले से कर्जा देकर उसको अपना बंधक बना लेते हैं और उसकी फसल को औने पौने दाम पर खरीद देते हैं, जिसकी वजह से वो कर्ज के फंदे में भी फंस जाता है और उसको उसकी फसल की कीमत नहीं मिल पाती। जिन लोगों ने इस हालत को समझना है उन लोगों ने सुनील दत्त और नरगिस की मदर इंडिया फिल्म देखी होगी शायद। उसमें जो सुखी लाला हुआ करते थे, वो सुखी लाला किस तरीके से एक किसान को अपना बंधक बनाते हैं और बंधक बनाने के बाद न केवल उसकी बैलजोड़ी ले लेते हैं, न केवल उसकी जमीन छीन लेते हैं, बल्कि उसके परिवार की स्त्रियों के प्रति भी उनका क्या रवैया था, ये जिन्होंने मदर इंडिया देखी है वो जानते हैं। उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जब देश के किसानों ने आंदोलन किया, तब उस वक्त की सरकारों ने ये कानून बनाया कि किसान की फसल की उपज जब बाजार में आएगी तो एक निश्चित स्थान पर सबके सामने बोली लगाकर खरीदी जाएगी। और बोली लगाकर खरीदने के काम की निगरानी जो है वो मंडी कमेटियां करेंगी। और मंडी कमेटियों के संचालन के लिए किसानों के वोट के जरिए उन मंडी कमेटियों का चुनाव किया जाएगा। ये एक आगे बढ़ा हुआ लोकतांत्रिक कदम था। ठीक है, मंडी कमेटियों में बहुत सारी अव्यवस्था है, बद इंतजामियां हैं, उनको ठीक किया जाना चाहिए, लेकिन उनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश के पुलिस थानों में भी अव्यवस्था है, बद इंतजामियां है, अपराधी बैठे हुए हैं, लूट होती है, तो क्या उनको बंद कर दिया जाएगा? उनको ठीक किया जाएगा। हमारे न्यायालयों में बहुत सारी बद इंतजामियां है, वो क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा? उनको ठीक किया जाएगा। हमारी पार्लियामेंट में, हमारी डेमोक्रेसी में, हमारी विधायिकाओं में बहुत सारी कमजोरियां हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। लेकिन बजाय ठीक करने के उन्होंने उसको पूरी तरीके से खत्म करने के बंदोबस्त कर लिया। वो कह रहे हैं मंडी खत्म नहीं होगी। मंडी खत्म नहीं होगी तो ये प्राइवेट कंपनियां खरीदारी करने के लिए कहां पर जाएंगी? इन प्राइवेट कंपनियों को खरीदारी करने के लिए उन्होंने बंदोबस्त किया है ताकि वो किसान की चौपाल पर जाकर, उसके गांव में जाकर इन मंडी कमेटियों और सरकारी सुपरविजन और देखरेख के बिना खरीदारी कर सकें। और एक बार अगर वो नीचे तक पहुंच जाएंगी तो उसके बाद इस देश की खेती किसानी को कितनी कीमत मिलनी है ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो एक संरक्षण था, जो एक सुरक्षा कवच था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या ये केवल किसानों का मामला? नहीं। इन मंडी कमेटियों के जरिए जो सरकारी खरीद हुआ करती थी, उससे राज्य सरकार के भंडारण के गोदाम भरे जाते थे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक बफर स्टॉक तैयार किया जाता था। बफर स्टॉक का मतलब यह है, नंबर एक, कि कभी आपदा आती है, कभी खाद्य सुरक्षा या खाद्यान्न को लेकर किसी भी तरीके का संकट पैदा होता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो दुश्मन देश के हमले की वजह से की गई आपदा हो। उस आपदा में देश की जनता भूखों नहीं मरे, इसके लिए सरकार के भंडार में पर्याप्त मतलब अनाज होना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी कि जो समाज के वंचित तबके हैं, जो समाज के गरीब तबके हैं, उन समाज के वंचित और गरीब तबकों के लिए सस्ती दर पर पीडीएस के जरिए, राशन के जरिए उन गरीबों को खाद्यान्न देने का बंदोबस्त होना चाहिए। उसके लिए सरकार के पास खाद्यान्न होना चाहिए। 7.5 करोड़ टन से ज्यादा खाद्यान्न इस देश के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में जमा है। अगर वो सरकारी खरीद रुक जाएगी और सारी खरीद अडानी और अंबानी के माध्यम से होगी, तो ये जो राशन प्रणाली के जरिए गरीबों को, बीपीएल को, पीले कार्ड को, नीले कार्ड को, या जरूरत के वक्त, आपदा के वक्त जो राशन पहुंचाया जाता है, जो खाद्यान्न वहां पर पहुंचाया जाता है, वो पहुंचेगा क्या? इसलिए किसान जब मंडी कमेटी के जरिए सरकारी खरीद को सुनिश्चित किए जाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अडानी या अंबानी की खरीद को रोकने का सवाल उठा रहे हैं, तो वो केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं पूरे देश की जनता की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए। ध्यान रखिए एक बात, 1965 से 1970 के बीच में एक युग था जब इस देश के बारे में कहा जाता था, जैसे बहुत ही बेरोजगार और जरूरतमंद गरीबों के बारे में कहा जाता है कि वो हैंड टू माउथ है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस देश के बारे में कहा जाता था कि भारत शिप टू माउथ। अगर पीएल 480 के तहत अमेरिका का वो खराब गेहूं जो वहां के जानवरों को खिलाया जाता था, अगर उस गेहूं और चावल की खेप नहीं आएगी,
वो पानी के जहाज में भर के अगर हमारे बंदरगाहों तक नहीं पहुंचेगी तो देश को भूखा सोना पड़ेगा। ये किसान थे जिन्होंने अपनी मेहनत के जरिए और थोड़ी बहुत हरित क्रांति के माध्यम से जो तकनीक का और सिंचाई का विकास हुआ था उसके जरिए इस देश की भूख को बुझाने का ही काम नहीं किया, बल्कि इस देश के भंडारों को भी लबालब तरीके से भर दिया। अगर ये खरीद रुक जाती है और ये कानून अगर रद्द कर दिया जाता है और निजी कंपनियों को खरीदारी की छूट दे दी जाती है तो उसके बाद खाद्यान्न सुरक्षा पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। किसान ही खतरे में नहीं है, इस देश की जनता खतरे में। दूसरा कानून वो लेकर आए हैं जिस कानून के तहत वो कह रहे हैं कि ठेका खेती होगी। ठेका खेती में दो तरीके की समस्या है। एक बात बहुत जोरदार तरीके से समझने की आवश्यकता है और वो बात यह है कि ये जो कंपनियां आ रही हैं वो कंपनियां इस देश की जनता के शरीर को जीवित रखने के लिए गेहूं, चावल, दाल, आलू, प्याज, तेल पैदा करने के लिए नहीं आ रही हैं। ये दुनिया के बाजार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए आ रही हैं। ठेका खेती के नाम पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, जो किसान को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो गेहूं या चावल पैदा करने के लिए देंगे, ये आवश्यक नहीं है। वो देंगे ऐसी फसल को, ऐसी कैश क्रॉप को, ऐसी नकदी फसल को पैदा करने के लिए जो नकदी फसल दुनिया के बाजार में उन देशों में जो विकसित देश है, जिन्होंने दुनिया के बाकी के तमाम सारे देशों का शोषण करके अपने पास इतनी मुद्रा और संपत्ति अर्जित कर ली है कि अब उन्हें भोग विलास की और जरूरतों के सारे साधनों की पूर्ति करनी है, लेकिन उनके यहाँ कमबख्त मौसम ऐसा है कि उस मौसम में वो फूल पैदा नहीं कर सकते, उस मौसम में वो फल पैदा नहीं कर सकते। 6-6 महीने तक बर्फ में उनकी जमीन ढकी रहती है। उन्हें अपने जरूरतों की इस तरीके की विलासी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों को एक ऐसा बगीचे में तब्दील करना है जहां पर उगेगा तो सही, लेकिन उनके इस्तेमाल के लिए काम आएगा। चंबल की 25,000 हेक्टेयर जमीन थी, जिस जमीन को मैक्सवर्थ नाम की अमेरिकी कंपनी ने लिया था, जिस कंपनी के कब्जे से छुड़ाने के लिए और जिसका निजीकरण न होने देने के लिए किसान सभा के नेतृत्व में कई वर्षों तक संघर्ष हुआ था और हमने उस जमीन को वापस किसानों को दिलाया था। वहां पर वो मैक्सवर्थ कंपनी आई थी इत्र पैदा करने वाले फूलों को उगाने के लिए, ताकि दुनिया की इत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उस चंबल की भीड़ में वो कंपनी आई थी जट्रोफा की फसल पैदा करने के लिए। जट्रोफा जिससे बायोडीजल बनता है, उनकी कारें चलेंगी, इसके लिए हमारे खेत गेहूं, चावल और दाल को उपजाना बंद करेंगे। तो पहली बात तो यह कि वो ठेका खेती के जरिए जो खेती करेंगे वो इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी, दुनिया के बाजार के अनुरूप होगी। और दूसरी बात यह कि वो जो ठेका खेती करेंगे उसमें किसान का हित कितना मिलेगा। 3 उदाहरण है, एक हाल के, एक कल के और एक गुजरे हुए कल के। हाल के उदाहरण है गुजरात के और पंजाब के, जहां पर पेप्सिको नाम की कंपनी ने आलू पैदा करने के लिए और गन्ना पैदा करने के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। किसानों ने पूरी शक्ति के साथ लोन वोन कर्जा वर्जा ले लाके खेती की और उसके बाद जब उनकी फसल आ गई तब उन्होंने उस कंपनी ने पेप्सिको नाम की कंपनी ने उस फसल को खरीदने के लिए मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उनके जो आलू का जो छिलका है वो थोड़ा ज्यादा पीला हो गया, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं है। जबकि पेप्सिको कंपनी को आलू के छिलके से काम नहीं था, आलू के अंदर के तत्व से, गूदे से काम था। चिप्स में छिलका नहीं लगता, लेकिन उन्होंने ले लिया। हजारों लाखों टन आलू बर्बाद हो गया। किसान को जो आलू उन्होंने 6 रुपए किलो की कीमत पर खरीदने का वादा किया था, वो उसको 8 आने किलो की कीमत पर बेचना पड़ा। तबाह हो गया किसान। यही गन्ने के साथ हुआ कि इसमें जो शुगर कंटेंट है वो शुगर कंटेंट कम है, तो हम इस गन्ने को नहीं खरीदेंगे, उसकी भी तबाही हो गई। ये कल का है, गुजरे हुए कल का। और आज का उदाहरण यह है कि अभी पिछले 15 दिन में खबरें छपी हैं 3 तरीके की। पहली खबर तो ये छपी है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है पिपरिया। उस पिपरिया में ठेका खेती के नाम पर किसान से उन्होंने धान पैदा करवाया। धान पैदा करवाने के बाद उन्होंने ये कहा कि जब वो धान पैदा होकर आ गया तो उन्होंने उस धान को खरीदने से पूरी तरीके से मना कर दिया। किसान ने पूछा क्यों मना कर रहे हो? उसने ये कहा कि इसलिए मना कर रहे हैं कंपनी ने कि क्योंकि इसमें हेक्सा नाम का केमिकल ज्यादा है।
आपने ऐसे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है जिसमें हेक्सा केमिकल था। किसान ने ये कहा कि मैंने ऐसा कोई फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं किया जिसमें हेक्सा था। मेरे खेत के आसपास के 500 मीटर के रेडियस में भी किसी और किसान ने भी उस तरीके की खाद का इस्तेमाल नहीं किया। आप किसी लेबोरेटरी में जांच करा लीजिए। लेबोरेटरी में जांच नहीं कराई गई और उसका हजारों सैकड़ों टन जो अनाज था, वो धान था, वो उसको उन्होंने खरीदने से मना कर दिया। वो अपने घर में रखे हुए बैठे, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। और गुजरे हुए कल का इतिहास का सबसे कलंकपूर्ण उदाहरण है हमारे यहां पर, जिसमें इस देश को 3-3 बार अकाल देखने पड़े। वो प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो पूंजीवाद द्वारा पैदा की गई आपदा थी। अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने अपने कपड़ा कारखानों में अपने कपड़े को परिशोधित करने के लिए, रिफाइन करने के लिए नील की खेती कराई। बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में जहां धान पैदा होता था, जहां दाल पैदा होती थी, वहां पर नील पैदा हुआ। उस नील के पैसे मिले कि नहीं मिले, इतिहासकार ये कहते हैं कि उनको 100 रुपये अगर मिलने थे तो उसमें से 60 रुपये उन कंपनियों ने उन किसानों को कभी नहीं दिया। लेकिन जिस जमीन पर 3 साल तक नील पैदा हो जाता था, उस जमीन में आने वाले 5 साल तक के लिए वो जमीन पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी। 3 तजुर्बे हैं हमारे पास ठेका खेती के, गुजरे हुए कल के, आज के और कल के। इन अनुभवों से सबक लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। वो ये कह रही है नहीं, ठेका खेती होगी तो उससे किसान को बहुत ज्यादा लाभ होगा। किसान ये कह रहा है कि लाभ आप तो छोड़िए, उसकी जमीन भी उसके पास नहीं बचने वाली, इतने बुरे घाटे में वो चला जाएगा। ये जो पहला वाला कानून है वो मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था, मंडी के बाहर खरीद वाला कानून, और उसका नतीजा क्या निकला? मध्य प्रदेश के 9 जिलों में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनाज खरीद के किसानों को चेक दे के, जो एक निजी व्यक्ति था जो खरीद के गया था एक कंपनी की ओर से, वो गायब हो गया है। और जब हरदा में ये पहली बार घटना घटी और हरदा के किसान ने इस मोदी जी के कानून के तहत जब एसडीएम और कलेक्टर के यहां पर शिकायत लगाई, तो उन्होंने उस शिकायत की जांच करने से ये कह के मना कर दिया कि चूंकि ये एक जिले से ज्यादा जिलों का मामला है, इसलिए वो इसकी जांच नहीं कर सकते। वो करोड़ रुपए डूब गए हैं, लौट कर आने वाले नहीं, क्योंकि इन दोनों कानूनों में मोदी सरकार ने ये लिखा है कि वो न्यायालय नहीं जा सकता, अदालत नहीं जा सकता। इस देश का संविधान हर एक की लीगल स्क्रूटनी का तंत्र बनाता है। राष्ट्रपति के खिलाफ अदालत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि राष्ट्रपति के निर्णय की भी समीक्षा की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी अदालत जाया जा सकता है। लेकिन मोदी जी की ये जो प्राइवेट कंपनियां आने वाली हैं अनाज खरीदने के लिए या ठेका खेती के लिए, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है, वो अगर पैसा लेके भाग जाते हैं, वो अगर अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी लिखी हुई शर्त का पालन नहीं करते हैं, तो अदालत नहीं जाया जा सकता, एसडीएम के पास जाना है। जिस देश के प्रधानमंत्री को अपने सेवक के रूप में मुकेश अंबानी उनके कंधे पे हाथ रखते हो, उस देश का एसडीएम किसी मुकेश अंबानी या गौतम अडानी के खिलाफ कोई फैसला देगा क्या? हमारे एसडीएम और हमारे कलेक्टर्स और हमारी पूरी की पूरी नौकरशाही किस तरीके से कॉरपोरेट के ऑपरेटर के रूप में काम करती है, ये क्या हम जानते नहीं है क्या? तो ये खाद्यान्न सुरक्षा पर दूसरा हमला है कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए, कि ऐसी खेती की जाएगी जिस खेती का लाभ दुनिया के बाजार में हो सकता है, कुछ पूंजीपतियों की कमाई में हो सकता है, लेकिन न किसान को होगा, न उपभोक्ता का होगा, न नागरिक का होगा। और तीसरा तो और भी महान कानून है। इस देश में यह तय किया गया था कि भाई 7 चीजों की जमाखोरी नहीं की जाएगी जो मनुष्य को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। 1955 में यह कानून बना था, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आवश्यक वस्तु कानून। उसमें गेहूं था, दाल थी, चावल था, प्याज थी, आलू था, तेल था, तिलहन की जो वस्तु है, ये वो आहार है जो इस देश की जनता खाती है। दाल थी। इन चीजों की जमाखोरी नहीं होगी, क्योंकि जमाखोरी का मतलब होता है सीधा सीधा कि जमाखोरी का मतलब है कि बाजार में उस माल का न पहुंच पाना, नकली कमी का पैदा हो जाना। और बाजार में अगर नकली कमी पैदा होती है जमाखोरी की वजह से, तो जाहिर सी बात है कि बाजार की कीमतें बढ़ती है।
हम लोगों ने देखा भी। सितंबर के महीने में आलू और प्याज की जो कीमत थी उसके बाद, जबकि आलू और प्याज का उत्पादन इस देश में पर्याप्त हुआ था, पिछले 3 साल की तुलना में ज्यादा ही हुआ था, लेकिन इसके बाद भी उनकी कीमतें आकाश छूती रही, क्योंकि बड़े पैमाने पर जमाखोरी हुई, ब्लैक मार्केट हुई। तो जमाखोरी और कालाबाजारी एक दूसरे के जुड़वा है। उन्होंने पूरी तरीके से छूट दे दी है कि देश की जनता के जीवन की कीमत पर भी अगर मुनाफा पैदा किया जा सकता है तो उस मुनाफे को पैदा किया जाना चाहिए। किसके लिए बन रहे हैं? तो किसान जो यहां पे बैठा हुआ है, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे बैठा हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर पे बैठा हो, चाहे वो पलवल बॉर्डर पे बैठा हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा हो, चाहे वो राजस्थान की शाहजहांपुर की बॉर्डर पे बैठा हो, वो इस कड़कती ठंड में, बरसते पानी में पूरे डिटर्मिनेशन, पूरे संकल्प और पूरी प्रतिज्ञा के साथ अगर बैठा हुआ है तो अपने लिए नहीं बैठा, अपनी खेती और किसानी को बचाने के साथ साथ वो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे देश की नागरिकता को, उसके आहार को बचाने के लिए लड़ रहा है। वो उन तमाम सारे प्रावधानों को बचाने के लिए लड़ रहा है जिनकी वजह से ये देश सलामत रह पाया, ये देश अपने पड़ोसी देशों की तरीके से सैनिक तानाशाहियों में तब्दील नहीं हो पाया, उनके लिए बैठा। इसलिए लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, और किसान इस बात को जानते हैं। हालांकि वो ऐसा कोई एहसान करने वाली भाषा में बातचीत नहीं करते कि हम कोई एहसान कर रहे हैं कि इस देश की जनता पर, लेकिन वो जानते हैं कि वो जो लड़ रहे हैं वो केवल अपने लिए नहीं, अन्नदाता, अन्न को बचाने की लड़ाई अगर लड़ रहा है तो वो बाकी उन लोगों के लिए भी लड़ रहा है जिन लोगों के लिए वो उस अन्न को पैदा करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता। और दूसरी बात उनकी क्या है? पहली बात तो ये तीनों कानून हटने चाहिए। सरकार अभी तक इतने सारे दौर की बातचीत में, हमारे कृषि मंत्री ने पहली बात बहुत ईमानदारी के साथ बोली थी कि इन तीनों कानूनों को तो हम वापस नहीं ले सकते। क्यों? ये 56 इंची के अभिमान का, अहंकार का प्रश्न तो है ही। उनकी जो भाषा आप सुन रहे हैं, 40-50 लोगों की मौत के बाद भी उनके मुंह से एक संवेदना का स्वर नहीं निकला कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके प्रति कोई हमदर्दी है, कि एक शब्द नहीं निकला। उल्टे उनको गालियां दी गई। पहले उनको खालिस्तानी बताया गया, फिर उनको पाकिस्तानी बताया गया, फिर उनको नक्सलवादी बताया गया, फिर उनके लिए ये कहा गया कि ये चीन से पैसा लेकर यहां पर लड़ रहे हैं। जितनी भी गालियां, जो देशद्रोही, उनकी बड़ी प्यारी गाली है, क्योंकि उस देशद्रोहिता के डीएनए को उन्होंने पूरे अपने जीवन में जिया है। चाहे वो सावरकर के जमाने से आरएसएस के आजादी की लड़ाई में शून्य के योगदान के बराबर क्यों न हो, तो वो जानते हैं। इसलिए वो अपनी ग्लानि को निकालने के लिए इस देश के हर संघर्षशील तबके को देशद्रोही का तमगा तत्काल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब कुछ कहा उन्होंने, हमदर्दी का एक शब्द नहीं बोला, बल्कि हर दूसरे दिन वो ये कहते रहते कि नहीं, इस देश के किसानों के भले के लिए वो इन कानूनों को तो लागू करके ही मानेंगे, उनके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रवैया था, उस बीच में कृषि मंत्री ने जो एक बात, अच्छी बात कही, और वो बात ये थी कि अगर हम इन कानूनों को वापस ले लेंगे तो कॉरपोरेट के आगे हमारी इज्जत कम हो जाएगी, कॉरपोरेट हम पर भरोसा करना बंद कर देंगे। इस देश की सरकारों ने कॉरपोरेटों और पूंजीपतियों के लिए काम किया है हमेशा, लेकिन इतनी निर्लज्जता के साथ कॉरपोरेटों का चाकर बन के कि मालिक हमसे नाराज हो जाएगा, इस तरीके की भाषा में बोलने का दुस्साहस किसी का नहीं हुआ। लेकिन ये निर्लज्जता भी इस आंदोलन के दौरान देखने में आई, जब सरकार ने कहा कि वो 130 करोड़ की नहीं, केवल 5-10 भारत के और 15-20 दुनिया के इन कॉरपोरेटों की नजरों में अपनी इज्जत को बनाना चाहती है। लोग मरना चाहते तो मर जाए, लोग भूखों मरते तो मर जाए, खेती बर्बाद होती तो बर्बाद हो जाए। ये है कॉरपोरेटों की पूरी राजनीति का खेल। दूसरी मांग वो ये लेके आए हैं कि उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके लिए कोई फॉर्मूला तय किया जाना चाहिए। और वो किसी नए फॉर्मूले की बात नहीं करना। 90 के दशक में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला बना के दिया था, वो उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। और वो फॉर्मूला क्या है? C2 + 50%। अभी सरकार पिछले 2-3 महीने से, जब से ये आंदोलन चल रहा है, उसका पूरा भोंपू मीडिया ये चल रहा था कि एमएसपी तो हमने दे दिया, एमएसपी तो हमने दे दिया।
अभी आखिरी दौर की जो छठवें दौर की बातचीत हुई, इस छठवें दौर की बातचीत में जब किसानों की ओर से ये कहा गया कि भाई एमएसपी पर आप लिखित कोई कानून लाएंगे क्या, इसके बारे में क्या आप कोई प्रिंसिपल सहमति यहां पर देने के लिए तैयार है कि आप उस कानून को लाएंगे? सरकार ने कहा कि नहीं, एमएसपी के भुगतान के लिए हम कोई कानून नहीं ला सकते। इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे, जनता से कह रहे थे कि आपने दे दिए। एमएसपी का मतलब है C2 + 50%। का मतलब यह है कि अभी सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है उसमें, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए उसमें कम से कम 30 से लेकर 40% तक का अंतर है। पैसा उसके पास, किसान के पास नहीं पहुंच रहा है। 4 लाख से ज्यादा किसान अगर आत्महत्या कर चुके हैं तो केवल इसलिए कि उनकी लागत नहीं निकल पा रही है। आप जिस एमएसपी को घोषित कर रहे हैं उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। एमएसपी का भुगतान, एमएसपी की रेट पर खरीदी नहीं हो रही है। मुश्किल से 6% लोगों की खरीदारी हो रही है, लेकिन उसमें भी केवल गेहूं और चावल ही खरीदा जा रहा है, वो भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और मैं मुख्यतः, और बाकी कुछ राज्यों में नाम के लिए। पूरे देश में एमएसपी के लिए आप 23 फसलों की घोषणा करते हैं, उन 23 में से केवल 2.5 फसलें खरीदी जा रही है। थोड़ी सी दाल खरीदी जाती है या गेहूं और चावल खरीदा जाता है, बाकी की फसलें तो 20 फसलें तो खरीदी नहीं जाती। और इन फसलों को भी एमएसपी के रेट पर कहां तक खरीदा गया है, इस बात को हम लोग जानते हैं कि वास्तव में एमएसपी की रेट का जो सरकार घोषित कर रही है उसका भी भुगतान लोगों के पास तक नहीं हो पा रहा। एमएसपी चाहिए। एक साधारण सा अर्थशास्त्र जानने वाला, कक्षा 9 में भी अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो भी इस बात को जानता है कि अगर किसान की जेब में पैसा जाएगा, मैं कीन्स को पढ़ने की बात नहीं कर रहा, हमारे बीजेपी के और आरएसएस के साथ ये समस्या है कि उनको पढ़ने लिखने से काफी एनर्जी है, मैं कीन्स के इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है कि अगर लोगों की जेब में पैसा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि लोग बाजार में आएंगे, और जब वो बाजार में आएंगे तो बाजार चलेगा, मार्केट चलेगी, और जब वो मार्केट में आएंगे तो मार्केट में जो माल बिकने के लिए आता है उसका उत्पादन और ज्यादा बढ़ेगा। पूरे देश की आर्थिक प्रक्रिया को गति देने का काम होता है अगर हम इस देश की 60% आबादी जिस काम में लगी हुई है उसकी फसल के वाजिब दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सवाल केवल एमएसपी के जरिए उनकी आत्महत्या रोकनी है या उनके व्यक्तिगत लाभ का नहीं है। सवाल यह भी है कि जब उनके पास एमएसपी की कीमत पहुंचेगी तो न केवल आत्महत्या रुकेंगी, बल्कि न केवल ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि पूरे देश का बाजार चलेगा। उद्योग धंधे ठप पड़े हुए, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ रेट जो है वो केवल कोरोना काल में ही नहीं, मोदी जी के पूरे कार्यकाल में माइनस पे पहुंच गई है। मैन्युफैक्चरिंग में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। सट्टा बाजार को छोड़ के बाकी किसी भी क्षेत्र में कोई विकास दर नहीं हो रही है। इस पूरे कोरोना काल में एकमात्र विकास दर अगर किसी ने दी थी तो वो ये किसान था जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जिससे बातचीत करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है, जिसे खालिस्तानी कह रहे हैं आप, पाकिस्तानी कह रहे हैं आप, चीनी कह रहे हैं आप, देशद्रोही कह रहे हैं। यही था जिसने इस कोरोना के काल में महामारी से मोर्चा लेते हुए इस देश के खाद्यान्न के गोदामों को भर के रखा, सरकारी गोदामों को भर के रखा। उसके साथ आपका बर्ताव है कि आप उसकी एमएसपी को तय करने के लिए तैयार नहीं है। हर साल किसान को कम से कम 3.5 से लेके 4 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ता है अपनी फसल को इनकी बाजार की वजह से, एमएसपी ठीक तरीके से न तय करने की वजह से उसको घाटा जो होता है वो 3.5 से लेके 4 लाख करोड़ रुपए तक का है। बहुत बड़ी राशि होती है। पिछली बैठक में सरकार ने कहा कि इतना पैसा उसके पास नहीं है। अभी इसी कोरोना के पीरियड में 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपने कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों को दिया था मोदी जी, चंद कॉर्पोरेट कंपनियों को जो मैन्युफैक्चरिंग में भी कुछ नहीं कर रही है, जो बाकी के मतलब उत्पादन के क्षेत्र में भी कुछ नहीं कर पा रही है, उनके कमाई को बढ़ाने के लिए आपकी सरकार के पास 5 लाख करोड़ है, लेकिन किसान की फसल को खरीदने के लिए साल भर में आपके पास 3-3.5 लाख करोड़ रुपया नहीं है।
जबकि वो पूरे देश की इकोनॉमी को चलाने में एक दूसरे तरीके का योगदान भी दे सकता है। जाहिर सी बात है, पैसा है। अगर ये इन 6 साल के कार्यकालों को हम लोग देख लें तो इन 5 लाख करोड़ को अगर जोड़ लिया जाए तो 30 लाख करोड़ रुपए की राहतें, छूट और सौगातें बजट में लिखा पढ़ी में दे चुकी है ये हुकूमत इस देश की कॉरपोरेट कंपनियों को, लिखा पढ़ी में। और बिना लिखा पढ़ी के ये जो इनडायरेक्ट लाभ दिए गए हैं कि हजारों एकड़ जमीन दे दिया जाएगा और रेल को बेच दिया जाएगा या बैंकों को, जो मतलब पब्लिक सेक्टर है उन पब्लिक सेक्टर्स को भी बेच दिया जाएगा, बीएसएनएल को इस तरीके से ठप कर दिया जाएगा कि जियो चल सके। ये जो इनडायरेक्ट लाभ दिए गए हैं वो लाखों करोड़ में अलग से है, लेकिन सरकार ने खुद 30 लाख करोड़ रुपए के पैकेजेस दिए हैं, रिलीफ पैकेजेस कॉर्पोरेट कंपनियों को। एमएसपी खरीदने के लिए 3.5 लाख करोड़ रुपए नहीं है सरकार के। किसान का कहना है कि एमएसपी तय होनी चाहिए। और तीसरी मांग जो है वो है बिजली का बिल। ये केवल किसान का सवाल नहीं है, उपभोक्ता मारा जाएगा। सरकार का ये कहना है कि वो किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं देगी। जो कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, निजी कंपनियां बिजली की कीमत तय करेंगी, वो 13.5 रुपए हो, 16.5 रुपए हो, 20 रुपए यूनिट हो, उसके हिसाब से किसान को भी और बाकी लोगों को भी, उपभोक्ताओं को भी भुगतान करना पड़ेगा। ये बिजली का अधिनियम अगर लागू हो गया तो केवल खेती किसानी की फसल महंगी नहीं हो, खेती किसानी की बिजली महंगी नहीं होने वाली, उससे सारी रोशनी ठप होने वाली है इस देश की। मॉडल सिचुएशन को लाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये मोबाइल का रिचार्ज कूपन आता है उस तरीके का बिजली का रिचार्ज कूपन आएगा, एडवांस पेमेंट। उस मॉडल स्थिति तक वो पहुंचना चाहते हैं जो उनका मॉडल है। उसके हिसाब से रिचार्ज कूपन 25,000 रुपए का आप खरीद के लाएंगे, उसको आप अपने मीटर में फीड करेंगे। जब तक वो 25,000 रुपया चलेगा तब तक आपकी बिजली चलेगी, और वरना फिर जैसे आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों बंद हो जाती है तो बिजली में तो कोई आउट गोइंग है ही नहीं, इनकमिंग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और वो कंपनी के लठेत आएंगे, आपसे पैसा लेंगे, आप पैसा देंगे तो आपकी बिजली जलेगी, वरना खेती सूखती तो सूख जाए, घर की रोशनी ठप होती है तो हो जाए। ये बिजली अधिनियम की वापसी की मांग भी केवल खेती की मांग नहीं है, ये भी आमजन की मांग है, पूरे देश की मांग है। इन 3 कानूनों को लेकर वो लड़ रहे हैं। जो लोग दिल्ली में नहीं है, जो दिल्ली से दूर है, उनकी जानकारी में हम अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से ये कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई की 4-5 खासियतें हैं, ये लौट के जाने वाले नहीं है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव कमलनाथ मुल्ला ने एक बात कही थी और ये कहा था कि सड़क पर बैठे बैठे मर जाएंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे। जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि इन पूरी मांगों पर हम कोई ना कोई सकारात्मक जीत हासिल नहीं कर लेते। क्यों? ये शक्ति कहां से आती है? वैसे तो किसान में वैसे ही बहुत शक्ति होती है, सारी प्राकृतिक चुनौतियों का मुकाबला करते हुए वो हमारी जिंदगी पैदा करता है अपने खेत पर। लेकिन इस शक्ति की 4-5 और भी वजह है, इस आंदोलन की 4-5 और खासियत है। और पहली खासियत है कि इस देश के जितने भी किसान संगठन है, 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण संगठन, वो एक साथ इकट्ठा हुए हैं इतिहास में पहली बार संयुक्त किसान मोर्चे के रूप में। अखिल भारतीय किसान सभा उसका घटक है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, जो लगभग 250 के आसपास किसानों का जो संगठन है, वो इसका घटक है। इसके अलावा 1-2 राष्ट्रीय संगठन और भी हैं, और जो 30, 35, 40 संगठन पंजाब के किसानों के हैं, भारतीय किसान यूनियन से लेकर दूसरे तक के संगठन, वो सब एकजुट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के और महाराष्ट्र के किसानों के जो संगठन है वो एकजुट हुए हैं। तो पहली बात तो है उनकी एकता, जो इस बार पूरी तरीके से स्पष्ट है, और वो एकता बनी है कि इन तीनों मांगों पर हम, बाकी अलग अलग सवालों पर हमारे रुख अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन तीनों मामलों पर हम पूरी तरीके से एकजुट हैं। दूसरी इनकी ताकत है जो आजादी के बाद के आंदोलन में बहुत असाधारण शक्ति है, और वो ये है कि कितना भी उकसावा क्यों नहीं हो, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। उन्होंने आंसू गैस के गोले चलाए, इन्होंने पत्थर नहीं चलाए किसानों ने। उन्होंने उन आंसू गैस के गोलों को अपने झंडों में लगे हुए डंडों से दूर करके फेंक दिया, धकेल दिया, पानी डाल दिया, अपनी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया। इन्होंने पानी की बौछारें चलाई, पानी की तोपें चलाई, उन्होंने प्रतिरोध नहीं किया। इन्होंने लाठीचार्ज किया, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में तो आज भी पूरी तरीके से आतंक राज है। किसान नेताओं के घर पर पुलिस वाले जाकर बैठ गए,
और उनसे ये कहा जा रहा है कि जाओगे नहीं। कुछ लोगों के बेटे, कल हमें बताया गया वहां पर गाजीपुर में कि कुछ लोगों के बेटे आंदोलन में आ गए तो पुलिस उनके घर पे जाके बैठ गई है माँ बाप के पास कि अपने बेटों को वापस बुलाओ वरना हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस सारे आतंक के बावजूद भी उनकी ओर से कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। खूब दमन चक्र हुए लेकिन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण चला है, शांतिपूर्ण है और शांतिपूर्ण रहेगा। तीसरी इसकी जो खास बात है कि ये जितने भी आरोप लगाए गए उन आरोपों के बावजूद भी ये लोग उकसावे में नहीं आए। और चौथी बात यह है कि इसमें उन्होंने न केवल किसानों के बारे में ये मानते हैं ना, हम लोग जो शहरी लोग हैं वो ये मानते हैं कि किसान का मतलब ये है कि वो आदमी जो काम कर रहा है। किसान का मतलब है वो औरत जो खेती का भी काम कर रही है और खेती के उस काम में मदद करने के लिए घर में बैठ के भी काम कर रही है, खेती से जुड़े हुए काम। ये इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों की भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है, बहुत बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। पूरे के पूरे परिवार बैठे हुए हैं। पिछले 6 महीने से जो पंजाब में चल रहा था आंदोलन, उस आंदोलन में भी और या दिल्ली में आकर भी। पांचवी बात जो है, जो मोदी जी के लिए बड़ी पीड़ादायी बात है, ये पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष आंदोलन। पलवल बॉर्डर पे मेवात के किसान भी आकर धरने पर बैठ रहे हैं, जो धार्मिक आधार पर कहा जाए तो मुसलमान। सिखों ने इस पूरे के पूरे आंदोलन की अगुवाई की। हिंदू इस पूरे के पूरे अभियान में शामिल है, ईसाई इस अभियान में शामिल है, दलित और आदिवासी इस पूरे के पूरे आंदोलन में शामिल है। ये पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले, धर्मों को न मानने वाले भी, सारी ताकतें इसमें। और छठी इसकी की एक बात यह है कि पूरे देश की जनता ने इनके प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की है, जो 8 दिसंबर के भारत बंद के रूप में भी निकल कर आई और 20 तारीख को जब हम लोगों ने इनको श्रद्धांजलि देने के लिए कहा था तब भी निकल के आई, और 23 तारीख को जब हम लोगों ने यह आह्वान किया था अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चे ने कि स्किप द लंच, दोपहर का भोजन छोड़िए, उस दिन भी करोड़ों लोगों की भागीदारी के रूप में आई। लेकिन इसकी जो सबसे खास बात है, जो सबसे बड़ी बात है, वो ये कि इन्होंने बिल्कुल उनके नर्वस सिस्टम पर हमला किया है। इन्होंने उनकी रीढ़ पर हमला किया है, उन दुश्मनों की रीढ़ पर, और इन्होंने सीधे कॉरपोरेट को निशाना बनाया। उनका ये कहना है कि कॉरपोरेट कंपनियों, अडानी और अंबानी की कॉरपोरेट कंपनियों का बहिष्कार करने का जो नारा दिया गया है वो सीधे सीधे उस कॉरपोरेट की लूट को निशाना बनाने की बात है, जिसके लिए ये सरकार काम कर रही है पूरी तरीके से। इस मामले में ये आगे विकसित आंदोलन है कि किसान केवल अपनी राहत की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस मांग के लिए जो दोषी है, जो अपराधी है, उनको भी चिन्हांकित कर रहे हैं, उस कॉरपोरेट का भी नाम लेकर आलोचना कर रहे हैं, उस कॉरपोरेट के खिलाफ भी आंदोलन कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ा आंदोलन है। किसान इतिहास रच रहा है, इतिहास एकता का इतिहास, इतिहास संकल्प का इतिहास, इतिहास शांति के जुझारू हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का इतिहास, और उसी के साथ साथ दुश्मन को ठीक तरीके से पहचानने का और उसको स्पेड को स्पेड कहने का, चोर को चोर कहने का, कॉरपोरेट को दोषी कहने का साहस जुटाकर भी उसको भी चिन्हांकित करना। अभी बातचीत होने वाली है 4 तारीख को। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4 तारीख की बात में सरकार सेंसेज में लौटकर आएगी और इन 50 मौतों के बाद और इस जबरदस्त एकता को देखने के बाद कुछ परिवर्तन करेगी अपने अड़ियल कॉर्पोरेट परस्त रुख में। लेकिन अगर वो नहीं करेगी तो कुछ कार्यक्रमों के आह्वान तय किए गए। दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड है। किसानों ने यह तय किया है कि अगर 4 तारीख की मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकलता है तो 6 जनवरी के दिन पूरे दिल्ली के चारों तरफ 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की जो परेड निकलती है उस परेड का ड्रेस रिहर्सल किया जाएगा। केएमपी से पूरी रिंग रोड पर ट्रैक्टर्स और वाहनों की रैली निकाली जाएगी। दिल्ली में नहीं घुसेंगे, लेकिन दिल्ली को चारों ओर से परिक्रमा करके सरकार को ये बताएंगे कि उनकी शक्ति कितनी है। 6 जनवरी को दिन ये किया जाएगा। उसके बाद 7 से लेकर 20 जनवरी तक पूरे देश भर में जागृति अभियान का एक पखवाड़ा होगा, जिसमें जिले में धरने होंगे, रैलियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी,
अभी तक हमें जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 250 से ज्यादा जिलों में अनिश्चितकालीन धरने शुरू हो चुके हैं दिल्ली के किसान आंदोलन के साथ। 7 से लेकर 20 जनवरी के दौरान वो जागृति अभियान करते हुए उस तरीके के धरनों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा। उसके बाद ये तय किया गया कि 18 जनवरी का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि ये केवल पुरुष किसानों का आंदोलन है। ये सारे किसानों का आंदोलन है, इसलिए 18 जनवरी का दिन महिला किसान दिवस के रूप में मनेगा। और 23 जनवरी आजाद हिंद फौज के नायक और इस देश के बहुत प्रिय हमारे स्वतंत्रता के संग्राम के सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का दिन है, नेताजी के दिन पर। उस दिन किसान चेतना दिवस पूरे देश भर में मनाया जाएगा, आजाद किसान दिवस। उसके बाद ये तय किया गया कि इसके बाद भी अगर सरकार का होश नहीं आता है तो 26 जनवरी को पूरे देश भर में जब सरकारी परेड होगी गणतंत्र दिवस की, उस दिन देश की सारी राजधानियों में, देश के सारे शहरों में और उन सारे कस्बों में भी जहां पर झंडारोहण करके परेड की जाती है, वहां पर किसान परेड होगी, ट्रैक्टर परेड होगी, वाहन परेड होगी। जिन इलाकों में ट्रैक्टर्स नहीं है वहां पर दूसरे वाहन होंगे, बाइक परेड होगी, और जहां पर वो भी नहीं है वहां पर बैलगाड़ी परेड होगी। किसान भी उस दिन गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी ताकत को दिखाने के लिए और अपने गणतंत्र को बचाने के लिए निकलेगा। ये कुछ कार्यक्रम है जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं। आज ये भी कहा गया है सरकार से कि अगर ये सब नहीं निपटता है तो 26 जनवरी को पूरे देश भर में किसानों की गणतंत्र दिवस की परेड होगी। तो 26 जनवरी को ही इन 5-6 बॉर्डर पे बैठा हुआ किसान भी अपनी राजधानी में परेड करने के लिए घुसेगा। शांतिपूर्ण था, शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अपने देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस की परेड करेगा 26 जनवरी के दिन यही किसान जो बाहर बैठा हुआ है। इसी दौरान अडानी और अंबानी के उत्पादों और सेवाओं का बहिष्कार किया जाएगा। जियो के बहिष्कार में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों ने अपने जियो के कनेक्शन को कटवा दिया है। इसी के साथ साथ ये भी तय किया गया है कि इसका जो रिलायंस का पेट्रोल पंप है या अडानी की जो मॉल है वहां पर भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए जाए। आजादी के जमाने में जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का नारा दिया था उस तरीके के बहिष्कार का नारा दिया गया अडानी और अंबानी का। और आखिरी है कि ये जो एनडीए है, बीजेपी के जो घटक संगठन है, उन एनडीए के जितने भी घटक संगठन है उन सारे घटक संगठनों से कहा जाएगा, उनके नेताओं के यहाँ पर प्रदर्शन किए जाएंगे, उनके सांसदों के यहाँ, विधायकों के यहाँ पर प्रदर्शन होंगे और उनसे कहा जाएगा कि बीजेपी का दामन छोड़ो, ये देश को बर्बाद कर रही है, ये देश का सत्यानाश कर रही है। इसलिए इस किसान आंदोलन ने जो हमने आज तक कोशिश की है कि अराजनीतिक बना रहे, राजनीतिक आधार पर किसी तरीके का कोई टकराव पैदा न हो, ताकि इस आंदोलन को बदनाम करने की जो कोशिश की गई थी कि किसी विपक्षी पार्टी ने भड़का दिया है या लेफ्ट ने कर लिया है या नक्सल हो गया है या फलाना हो गया है या ठिकाना हो गया है, इसको राजनीतिक आधार पर बदनाम करने की कोई नौबत नहीं है। ये कोशिश की गई है, लेकिन मोदी जी इस बात को समझ लीजिए कि जनता जब जागती है तो उसके कुछ राजनीतिक नतीजे भी निकलते हैं। एनडीए में शामिल घटकों को भी इस बात के लिए विवश किया जाएगा इस शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए कि वो इस बीजेपी के नेतृत्व में जो देश को डुबाने की साजिश की जा रही है उसके खिलाफ एकजुट हो। हम आप सभी से भी आग्रह करेंगे। आखिरी में ये हम सब की लड़ाई है, ये इस देश की लड़ाई है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होती तो इस देश में कल्चर भी नहीं होती। वो पहला व्यक्ति था जिसने जब बीज को बोकर उसको उगते हुए देखा था और कृषि की शुरुआत इस देश में की थी। वो पहला समय था जब मनुष्य फुर्सत में आया था और उसे इस बात के लिए वक्त मिला था कि उसके पास आहार के लिए अन्न है। अब उसे रोज शिकार करने के लिए नहीं जाना है, रोज फल और सब्जी बटोरने के लिए नहीं जाना है। उसके बाद उसने सोचना समझना शुरू किया, लिखना पढ़ना शुरू किया, मकान बनाना शुरू किया, सभ्यताएं विकसित करना शुरू की। उस एग्रीकल्चर पर अगर हमला होता है और वो समाप्त की जाती है तो जाहिर सी बात है कि केवल कृषि समाप्त नहीं होती, संस्कृति समाप्त होती है, सभ्यता समाप्त होती है, मनुष्यता समाप्त होती है, संस्कार समाप्त होते हैं और एक ऐसे निर्मम समाज का गठन किया जाता है जहां पर मुनाफा ही सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ होता है। उसको अगर रोकना है तो उसको रोकने का एक ही तरीका है। किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, किसान अलग अलग जिलों में लड़ रहे हैं। हम जो इस देश के नागरिक हैं
हमें उन किसानों के आंदोलन के साथ न केवल हिस्सेदारी करनी चाहिए, बल्कि उनके आंदोलनों के समर्थन में हम जिस संगठन में भी, जिस मोर्चे पर भी, जहां भी है, हमें भी उनके समर्थन का ऐलान करना चाहिए। इस सरकार को विवश करना चाहिए और जो नारा किसान लगाते हैं, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, अमेरिका, अडानी और अंबानी के लिए इस देश को चरागाह बनाने की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। ये लड़ाई जीती जाएगी, निश्चित रूप से जीती जाएगी। यहां से, जैसे कि हन्नन मुल्ला साहब ने कहा है, मैं उसको दोहरा रहा हूं, यहां पर या तो सड़क पर बैठे रहेंगे, सड़क पर बैठे बैठे मर जाएंगे, लेकिन जीते बिना वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच में बीच का कोई रास्ता नहीं होता। सरकार कहती है कि संशोधन कर दो, पोटेशियम साइनाइड से नहीं मरना चाहते तो फांसी से मर जाओ, चाकू से मर जाओ, रेल के नीचे बैठ के मर जाओ। हम मौत का रास्ता नहीं चुनना चाहते, हम जिंदगी का रास्ता चुनना चाहते हैं। और दुनिया गवाह है कि जिंदगी का रास्ता हमेशा मनुष्यता की एकजुट जद्दोजहद से निकला है, रास्ता निकलेगा। आप सभी को नए वर्ष की एक बार फिर शुभकामनाएं। 2021 का वर्ष एकजुटता, संघर्षों और उपलब्धियों का वर्ष हो। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।